सो गाइस अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। और इसमें हमारे पास दो प्लेन मिरर हैं M1 और M2। दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री है और एक लाइट रे इंसिडेंट होता है M1 पे एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये M2 पे इंसिडेंट हो रहा है। एंड द कंडीशन दैट आई रिक्वायर इज कि M2 पे स्ट्राइक करने के बाद जो लाइट रे है वो अपने पाथ को रिट्रेस करे। तो उसके लिए जिस आई की जरूरत होगी यहाँ पे पहले मिरर के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो इसमें एक ही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस करे तो उसके लिए कंडीशन ये रिक्वायर है कि वो किसी प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलरली हिट करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ये एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये एंगल 90 डिग्री होता है इन दैट केस हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 0 डिग्री हो जाएगा एंड दैट्स व्हाई हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब जो सेम रे इंसिडेंट होता है उसी डायरेक्शन में हमारा रिफ्लेक्टेड रे भी आएगा और फिर वो पूरा का पूरा जो अपना पाथ है वो रिट्रेस करने वाला है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो ये 90 हो गया, ये 40 है, तो 90 प्लस 40 इज 130, 90 प्लस 40 इज 130, सो दिस एंगल इज गोइंग टू बी 50 डिग्री। अच्छा, ये एंगल अगर हमारा 50 डिग्री हो रहा है तो कहने का मतलब है कि ये वाला जो एंगल है वो हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। और ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है पहले मिरर के लिए। हमें पता है कि हमारा जो आई होता है वो आर के बराबर है और आर जो है वो 40 डिग्री ही है। तो कहने का मतलब है कि अगर 40 डिग्री हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है पहले मिरर के लिए तो दूसरे मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे है वो अपने पाथ को रिट्रेस करने वाला है। और यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट कंक्लूजन हम लोग साथ लेके जा सकते हैं कि अगर दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल थीटा है और पहले मिरर पे एंगल ऑफ इंसिडेंस वही थीटा एंगल आता है तो दूसरे मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रे है वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगा। सो इसको एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी हम लोग याद रख सकते हैं। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। और यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है और इसमें एक मिरर प्लेस किया गया है मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस और ये पास कर रहा है 1, 0 पॉइंट से।
और ओरिजिन के ऊपर में एक ऑब्जेक्ट रखा है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मिरर को एक्सटेंड कर रहे हैं। ये हमने मिरर को एक्सटेंड कर दिया। अब हम लोग जानते हैं कि ऑब्जेक्ट का मिरर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है u, वो कितना होगा, दैट कैन बी कैलकुलेटेड। ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ऑब्जेक्ट का मिरर से। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, वी कैन इजीली फाइंड। ये 0,0 है, ये 1,0 है। सो ये वाला जो डिस्टेंस हो गया ये 1 हो गया। सिंस दिस एंगल इज 30 डिग्री, सो दिस एंगल इज ऑल्सो 30 डिग्री। लेट अस कॉल दिस पॉइंट m। तो हम लोग यहाँ से OM निकाल सकते हैं। इस पॉइंट को मैं P कह रहा हूँ। सो OM इज गोइंग टू बी OP sin 30 डिग्री एंड OP इज नेचुरली 1 and sin 30 is half, so 1 into 1/2, so it is 1/2। तो OM हो गया हमारा 1/2। अभी हमें पता है कि जो U होता है प्लेन मिरर में वही V होता है, यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से है वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस इमेज का भी मिरर से होगा। तो यानी कि अगर हम लोग OM के लाइन में ही आगे बढ़ जाएं और सेम OM जितना यानी कि हाफ यूनिट डिस्टेंस अगर ट्रैवल करें, then this is the position of my image. So I just want to say that mi is also 1/2, and from here I can say that OI is equal to OM plus mi, that is half plus half, which is also 1। अच्छा, अभी एंगल की बात कर लेते हैं। ये एंगल 30 डिग्री है, तो नेचुरली ये जो एंगल है वो हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। अभी I का कोऑर्डिनेट पता करना है, तो OI को एज अ वेक्टर ट्रीट करके इसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकाल लेंगे हम लोग। तो इमेज का जो x कोऑर्डिनेट है वो हो सकता है OI cos 60 डिग्री। लेट अस राइट दैट OI cos 60 डिग्री। OI is simply 1, cos 60 degree is 1/2, so it is 1/2, and naturally it will go along the positive x direction, so I will keep it as positive। अभी हम लोग इमेज के y कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। so it will become OI sin 60 degree, so let us write that OI sin 60 degree, OI is 1 and sin 60 degree is √3/2, so that is √3/2। but one thing is to be kept in mind कि OI का जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग जा रहा है। नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग के जाने की वजह से हम लोग यहाँ पे एक माइनस साइन भी डाल देते हैं। सो इमेज का जो फाइनली कोऑर्डिनेट है वो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 कॉमा माइनस √3/2, एंड दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज I। नाउ अभी हमें बात करनी है कि हमें वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 i कैप दिया हुआ है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगा। तो 1 i कैप से हमारा मतलब है कि x एक्सिस के अलोंग हमारे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है। तो अभी हम लोग इसके वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, एक जो कि मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा और दूसरा जो कि मिरर के पैरेलल डायरेक्शन में होगा। सो एक कंपोनेंट तो हमारा ये हो गया, एंड ऑब्वियसली ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, सो इट इज 1 cos 30 डिग्री। और जो दूसरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, वो कंपोनेंट हो जाएगा 1 cos 60 डिग्री। सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और इसका पैरेलल कंपोनेंट 1 cos 30 डिग्री है, विच इज √3/2, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये 1 cos 60 डिग्री है, विच इज 1/2। अभी इंपॉर्टेंट बात ये है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज में क्या होता है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहता है मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है उसका, जस्ट डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। यानी कि अगर हम लोग इमेज की वेलोसिटी ड्रॉ करना चाहें तो इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो 1 cos 60 ही रहेगा, जस्ट इसका जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा, सो इट इज cos 60 डिग्री। और अगर हम लोग बात करें पैरेलल कंपोनेंट की, तो जो पैरेलल कंपोनेंट वेलोसिटी का ऑब्जेक्ट के पास होता है वही सेम वेलोसिटी इमेज के पास भी होती है इन द पैरेलल डायरेक्शन विद द मिरर।
कहने का मतलब है कि ये जो 1 cos 30 है, डायरेक्शन में भी चेंज नहीं होगा और मैग्नीट्यूड में तो चेंज होना भी नहीं है, सो इट इज cos 30 डिग्री। ओके, नाउ वी विल हैव टू राइट इट इन द जनरल IJK फॉर्मेशन। तो अभी जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा 60 डिग्री है, तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री ही हो जाएगा। और सिमिलरली ये 60 है तो ये 90 है, ये एंगल हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो अभी हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज लिखने के लिए रेडी हैं। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज, और इसके x कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो इट विल बी cos 30 डिग्री और उसका 30 डिग्री का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। सो वी विल से cos 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, ये तो इसकी वजह से हो गया। अभी cos 60 डिग्री का जो कंपोनेंट है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा, सो वी विल से माइनस cos 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री। So it is going to be like cos 30 is root 3/2. Again root 3/2 square minus cos 60 is 1/2. So 1/2 square. So it is 3/4 minus 1/4. So it is 3 minus 1/4 which is 1/2. तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज का x कंपोनेंट आ गया। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ इमेज का अगर हमें y कंपोनेंट लेना है तो वी विल से कि cos 30 का ये जो cos 60 वाला कंपोनेंट आएगा, सो विल राइट cos 30 और इसका जो y कंपोनेंट आएगा वो cos 60 डिग्री हो गया। ये पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग गया, सो लेट इट बी cos 60 डिग्री। सो cos 60 डिग्री और ये जो एंगल हो जाएगा यहाँ पे, ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, तो इसका कंपोनेंट cos 30 डिग्री। तो cos 30 हो गया रूट 3/2 इंटू 1/2 plus cos 60 is 1/2 into root 3/2. So we can see it is root 3/4 plus root 3/4. So it is root 3/4 into 2. 2 2s are 4. So it gives me root 3/2. Now I can write velocity of image in the standard form. So let us write it. And velocity of image is equal to 1/2 I cap plus root 3/2 j cap, and that's the answer for question number 6. Now let us say this is question number 7 and इसमें हमें ये बताया गया है कि ओरिजिन के पास एक ऑब्जेक्ट है और एक प्लेन मिरर है जो कि YZ प्लेन में है, समथिंग लाइक दिस, और ये लोकेटेड है एट x इक्वल टू 2 के पोजीशन पे। तो हमें इमेज का कोऑर्डिनेट बताना है। तो सीधी सी बात है कि हमारे इमेज का जो y और z कोऑर्डिनेट होगा वो तो 0 ही हो जाएगा, बस x कोऑर्डिनेट के लिए हम लोग देखेंगे। तो ये डिस्टेंस 2 है, तो नॉर्मल सा बात है जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वही हमारा इमेज डिस्टेंस भी है, तो ये डिस्टेंस भी 2 ही होगा। ऑरिजिन से टोटल हमारा जो इमेज का डिस्टेंस है वो 4 हो गया। तो सिमिलरली हम लोग i के जो कोऑर्डिनेट है उसको 4,0,0 कह सकते हैं, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे है कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है जो कि ग्राउंड से 40 सेंटीमीटर के हाइट पे है और प्लेन मिरर का जो लेंथ है वो भी 40 सेंटीमीटर है। अभी इस पॉइंट से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट सोर्स S है और इस पॉइंट सोर्स से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट A है जहां एक पर्सन खड़ा है। अब इस पर्सन की मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट क्या होगी सो दैट वो इस पॉइंट सोर्स S का इमेज फॉर्म्ड बाय दिस मिरर ही कैन सी दैट इमेज। सो दैट इज द क्वेश्चन। तो पहले तो हम लोग मिनिमम हाइट की बात करते हैं। तो मिनिमम हाइट में ये रिक्वायर्ड होगा कि हमारे मिरर का जो एक पॉइंट A ले लें हम और दूसरा पॉइंट B ले लें, तो पॉइंट सोर्स से जो लाइट A पे जाएगा वो अगर रिफ्लेक्ट होता है और उसको अगर ये पर्सन A देख पाता है तो दैट इज द मिनिमम हाइट। सो मिनिमम हाइट के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा जो लाइट रे है वो S से निकल के A पे इंसिडेंट हुआ और I इक्वल टू R रखते हुए ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। सो नाउ दिस शुड बी द हाइट ऑफ द पर्सन सो दैट ही कैन सी द इमेज। सो दिस इज द मिनिमम हाइट। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। सो ये जो है वो हमारा नॉर्मल हो गया एंड लेट अस से
कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम, so I'll say this is theta angle of incidence, so angle of reflection is also theta, and if this is theta, so I can safely say that this angle is also theta. And from this triangle, let us call it O, from the triangle AOB I can calculate tan theta. So let us write tan theta is going to be AO, which is 40 by OS, which is 20, so tan theta equal to 2. And let us call it M. So AM is also going to be 40. It is very clear from the geometry. This length will be equal to this length. Now to calculate this length, let us call it point E. तो इस पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए, ME के लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे tan थीटा लगा रहे हैं. हमें ये पता है कि ये 20 है, ये 40 है, ये टोटल लेंथ 60 हो गया. तो हम लोग बोलेंगे कि इन दिस ट्राइंगल what we can say that tan theta is going to be equal to ME by 60. Now we know tan theta is 2, ME I need to calculate divided by 60, and from here I can say that ME is equal to 60 to the 120. तो ME हो गया भाई अपना 120 और ये हो गया 40. तो जो हमारा मिनिमम हाइट है पर्सन का, H मिनिमम, that should be equal to 120 plus 40, which is 160 centimeter. So that was the first part. Now I need to calculate कि इसका maximum height कितना होना चाहिए so that he can see the image formed by the mirror. तो हम लोग बोलेंगे कि इस maximum height के लिए जो हमारा पॉइंट सोर्स से लाइट निकलेगा वो B पॉइंट पे जाकर के जब रिफ्लेक्ट होगा और उस रिफ्लेक्टेड रे को जब हमारा पर्सन स्टैंडिंग एट A देखेगा, that will be the situation where the maximum height will be involved. So let's calculate that also. So now to calculate H max, हमने ये बोला कि सोर्स S से जो लाइट निकला वो मिरर के अपर एंड पे जाके स्ट्राइक किया और वहां से जो रिफ्लेक्टेड रे निकला वो पर्सन के आई को मीट करना चाहिए. दैट इज द मैक्सिमम हाइट केस सिनेरियो. तो यहाँ पे अगेन हम लोग बोलेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा. एंड फॉर दैट रीजन आई एम सेइंग कि अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी हमारा अल्फा हो जाएगा. तो चलिए, अगर ये एंगल हमारा अल्फा है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा ये एंगल भी अल्फा ही होगा. अभी हमारे पास क्या है कि जो हमारा ट्राइंगल है MOS, उससे हम लोग tan अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और हम लोग बोलेंगे कि tan अल्फा जो है वो हो जाएगा MO, which is 40 plus 40, which is 80 divided by OS, which is 20, so it is 4. तो हमारे पास tan अल्फा का वैल्यू आ गया. अगेन जो MO का हाइट होगा वही CA का भी हाइट होगा. MO is 40 plus 40, so CA is also 80. इस बात का हम लोग ख्याल रखेंगे. Now what about BC? तो BC के कैलकुलेशन में हम लोग बोलेंगे ये 20 है, ये 40 है, यानी कि ये टोटल 60 हो गया. तो हम लोग बोलेंगे इन ट्राइंगल MBC लेट अस कैलकुलेट tan अल्फा. तो अगेन tan अल्फा जो है वो हो जाएगा BC बाई MC. ना BC बाई MC कितना हो जाएगा? BC तो हमें कैलकुलेट करना है. सबसे पहले देखिए tan अल्फा को हम लोग लिखेंगे 4 और हमारा जो BC हो गया वो कैलकुलेट करना है और MC जो हो गया वो 60 है. तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि BC इज इक्वल टू 60 इंटू 4, दैट इज 240. अभी टोटल हाइट जो पर्सन का H मैक्स है विच इज AB, और AB कितना हो जाएगा AC प्लस BC. AC हो गया 80 प्लस BC हो गया 240. तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं इट शुड बी 320 सेंटीमीटर. फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9. इसमें अपने पास एक कॉनकेव मिरर के बारे में बात किया गया है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर बताया गया है. एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है और वो इस कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है और बोला गया है कि इस ऑब्जेक्ट का जो फार्दर एंड है वो पोल से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है. ना यहाँ पे ये बात गौर करने वाली है कि अगर इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो इसके पोल से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, बिकॉज PC इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ F एंड इट इज 2 into 10 विच इज 20 सेंटीमीटर. तो कहने का मतलब ये हो गया
कि हमारे ऑब्जेक्ट का जो एक एंड पॉइंट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, 20 सेंटीमीटर पे है, और दूसरा जो पॉइंट है वो ऑब्वियसली फोकल लेंथ एफ पे आ जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट का भी लेंथ 10 सेंटीमीटर ही क्वेश्चन में बताया हुआ है। नाउ इट इज ऑब्वियस दैट जो ऑब्जेक्ट का ये एंड है उसका इमेज इसी पॉइंट सी पे बन जाएगा, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट सी पे रखा रहता है तो उसका इमेज भी सी पे ही बनता है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम लोग एफ पे जो एंड रखा हुआ उसकी बात करेंगे तो उसका इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे जाके बनेगा। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पे दूसरा एंड उसका बनना है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो इमेज बनेगा वो इन्फाइनाइटली लार्ज बनेगा, क्योंकि इसका जो एक एंड पॉइंट है वो एफ पे है, और एफ पे जो पॉइंट है उसका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा। जो पॉइंट सी पे है उसका इमेज सी पे ही बनेगा, सो दैट इज फिक्स्ड। बट अनदर एंड का इमेज जो है वो फिक्स्ड नहीं है, और इस वजह से हमारा जो दूसरा एंड है एफ पे रखा हुआ एंड है वो इन्फिनिटी पे बनेगा, और हमारे ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो इन्फिनाइटली लार्ज हो जाएगा। सो दैट वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। Now this is question number 10 and it has got two parts, part 1 and part 2. इसमें हमारे पास 1/v वर्सेस 1/u का एक ग्राफ दिया हुआ है, और जैसा कि मिरर फार्मूला का रिलेशन हमें पता है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो ग्राफ आना था एक स्ट्रेट लाइन आना था, और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें दिया हुआ है। और हमसे क्वेश्चन नंबर 10 में पॉइंट ए के बारे में पूछा गया है। पहली बात ये पूछी गई है कि ऑब्जेक्ट क्या है, रियल है या वर्चुअल है, इमेज क्या है, रियल है या वर्चुअल है। तो सबसे पहले इस पे पार्ट 1 पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पॉइंट ए जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और ऑब्वियस सी बात है अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पॉइंट ए के लिए हम लोग कह सकते हैं कि 1/u निगेटिव है और 1/v जो है वो पॉजिटिव है। इट इज क्लियर, बिकॉज पॉइंट ए लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो 1/u निगेटिव हो गया और 1/v जो है वो पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा u तो निगेटिव है और v जो है वो पॉजिटिव है। नाउ सिंस u इज निगेटिव विच इम्प्लाई कि पॉइंट ए पे जिस ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है वो ऑब्जेक्ट रियल है, और v सिंस पॉजिटिव है, और मिरर में अगर हमारे पास एक पॉजिटिव इमेज बन रहा है, कहने का मतलब है कि मिरर के पीछे इमेज बन रहा है, और इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा इमेज जो है वो वर्चुअल है। तो ये दूसरी बात हो गई। अब आते हैं इसके पार्ट 2 पे। हमें u और v के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करना है। तो क्लियरली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/u का जो मैग्नीट्यूड है ये वाला वो बड़ा है, और 1/v का जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर कि 1/u का मैग्नीट्यूड बड़ा है और 1/v का मैग्नीट्यूड छोटा है, एंड फ्रॉम हियर वी कैन सिंपली से कि मैग्नीट्यूड ऑफ u इज लेसर देन मैग्नीट्यूड ऑफ v। रेसिप्रोकल में हमारा जो इनइक्वालिटी का साइन होता है जस्ट रिवर्स हो जाता है, उसी रूल से हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि u का मैग्नीट्यूड v के मैग्नीट्यूड से छोटा हो जाएगा। हमें पता है कि मैग्निफिकेशन जो है वो -v/u होता है। अगर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन की बात करें तो, और हमारा मैग्निफिकेशन में u का जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा है, मॉड u छोटा है, इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, और इस वजह से जो ऑब्जेक्ट साइज होगा वो छोटा होगा, इमेज साइज बड़ा होगा, मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, और हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ u है वो मैग्नीट्यूड ऑफ v से छोटा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों था। अब कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12, ये क्वेश्चन नंबर 10 का ही एक्सटेंशन है। क्वेश्चन नंबर 10 में पॉइंट ए के बारे में पूछा गया था, और वही सारी बातें क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में पॉइंट बी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो पॉइंट बी है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 1/u पॉजिटिव है और 1/v जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा 1/u जो है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन 1/v जो है वो नेगेटिव है। कहने का मतलब u हमारा पॉजिटिव है और v हमारा नेगेटिव है।
तो U पॉजिटिव है, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल हो गया इस बार. सो द फर्स्ट कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ इज दैट ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल. एंड द सेकेंड कंक्लूजन कि हमारा V जो है वो नेगेटिव है, यानी कि हमारा इमेज जो है वो रियल है. अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ U और मैग्नीट्यूड ऑफ V में कौन बड़ा होगा. तो जैसा कि हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ 1 by U and this is the magnitude of 1 by V. This is the magnitude of 1 by V, 4 point B. तो हम लोग यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि 1 by U का मैग्नीट्यूड छोटा है और 1 by V का मैग्नीट्यूड बड़ा है. अगर हम लोग रेसिप्रोकल ले लें और इनइक्वालिटी के साइन को उल्टा कर दें तो हम लोग कह सकते हैं कि मॉड U वुड बी ग्रेटर देन मॉड V, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ U जो है वो बड़ा होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ V जो है वो छोटा होगा. मैग्निफिकेशन के मैग्नीट्यूड की बात करें तो इट विल बी इक्वल टू मॉड V बाई मॉड U. नाउ मॉड U इज बिगर देन मॉड V, सो आई कैन से मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से छोटा है. कहने का मतलब इमेज साइज जो है वो छोटा होगा और ऑब्जेक्ट साइज जो है वो बड़ा होगा. एंड दैट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 11 and 12. Now let's solve question number 13, and again it is the extension of question number 10, 11, 12 and now this is 13. We are talking about the same graph. और अभी हमसे बोला जा रहा है कि हम लोग C से D की तरफ मूव कर रहे हैं. तो बताइए ऑब्जेक्ट क्या होगा, रियल या वर्चुअल होगा, और वो कहां से कहां तक मूव करेगा. सिमिलरली इमेज कौन सा होगा, रियल या वर्चुअल होगा, और वो कहां से कहां तक मूव करेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रिकॉग्नाइज पॉइंट C एंड पॉइंट D. C के बारे में बताया गया कि कोऑर्डिनेट है -1/2f -1/2f, यानी कि 1/u की वैल्यू है -1/2f, यानी कि u जो है हमारा वो -2f है और v जो है वो भी -2f है. यानी कि ये कौन सा पॉइंट है, C पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि R, यानी कि 2f. यानी कि C पे हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों रियल है. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इटसेल्फ. तो ये तो हो गई C पॉइंट की बात. नाउ व्हाट अबाउट पॉइंट D. तो पॉइंट D पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा 1/u जो है वो 0 है. कहने का मतलब कि D पॉइंट पे हम लोग बात करें तो u जो है वो हमारे पास इन्फिनिटी है एंड ऑब्वियसली जो इमेज बनेगा वो बनेगा F पे. तो कहने का मतलब है कि C से D के बीच में ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली रियल रहता है और इमेज जो है वो भी रियल रहता है. ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से इन्फिनिटी तक, यानी कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू इन्फिनिटी, और हमारा इमेज जो है वो मूव कर रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर टू फोकस. एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 13.